मिडल ईस्ट में बदलते घटनाक्रम का असर अब सीधे कमोडिटी बाजारों पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ हॉर्मुज को लेकर समझौते की उम्मीद, कमजोर अमेरिकी डॉलर और फेड की ब्याज दरों को लेकर बदली उम्मीदों के चलते सोना 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है और दूसरी तरफ इन्हीं खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि तस्वीर इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि एक और ईरान ओमान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है, तो दूसरी ओर हूती हमले, अमेरिका ईरान तनाव और मिडल ईस्ट की अनसर्टेनिटी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में कई सवाल हैं कि आखिर आने वाले दिनों में सोना और कच्चे तेल की दिशा क्या होगी। इन्हीं सभी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय केडिया जी। केडिया जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स हैं और केडिया कमोडिटीज से आप डायरेक्टर भी हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय सोने को लेकर किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि एक सीमित दायरे में सोना कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था और कल हमने देखा कि वो रेंज टूटती हुई दिखाई दी। लगातार हम भी मार्केट टाइम्स टीवी पर भी सभी एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि 4200 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा एक लंबी तेजी की तरफ जा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि 4300 के ऊपर निकल गया। तो ऐसे में अब आगे के टारगेट, जैसे कि आपने शायद पहले भी बताया था कि 4500 तक अपसाइड बन सकता है, तो क्या वही टारगेट अभी इंटैक्ट रहेंगे? चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो सीज फायर, जब से हमने सीज फायर की न्यूज आती हुई देखी, ये सबसे बड़ा कारण रहा है जिसके चलते कच्चा तेल टूट चुका है। इस वक्त ब्रेंट है वो $79 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो अगर कच्चा तेल टूटता है तो इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। हमने देखा था जून महीने में इन्फ्लेशन 4.2 से घटकर नीचे में 3.5 तक आ चुका था, और अब कच्चा तेल नीचे आ रहा है तो इन्फ्लेशन अगर कम हो जाता है फर्दर, तो आप ये मान के चलो जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी सितंबर की है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। एंड इसी के लिए आज हमने देखा कि सोने में एक बड़ी रैली आई। अब लगभग अगर हम देखें तो $300 के करीब की तेजी हमने गोल्ड इंटरनेशनल में आते हुए देखी, जहां पे फ्यूचर 4350 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखें तो करीबन हमने 8000 से ज्यादा की तेजी देखी। टेक्निकली हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए, कल शुक्रवार भी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप का मूड चेंज हो जाए तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक रेट हाइक की पॉसिबिलिटी कम हुई है। सेंट्रल बैंक में चाइना कंसिस्टेंटली बाय कर रहा है। इनफैक्ट चाइना के ईटीएफ में भी हमने बाइंग लौटते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन साल कारणवश मुझे लगता है कि यस, आने वाले दिनों में और बड़ी तेजी मिलेगी, बट एक छोटे करेक्शन। आज की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर आज दिन में थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है, जहां पे बाय चढ़ के मत कीजिए। 1,47,500 के करीब लेके चलेंगे। 1,46,000 के स्टॉप लॉस से 1,51,000 तक का भी टारगेट रहेगा। कुल मिलाकर अगर अगस्त एंड की बात करें तो मुझे 1,55 तक का भी लेवल दिख रहा है, बट एक छोटे पुल बैक के बाद सोने को लेके चलना चाहिए। ओके, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या टारगेट एक्सपेक्ट करें सर? ऊपर में कितना जा सकता है? देखिए, इंटरनेशनल में अब $4,000 का एक अच्छा बेस बन चुका है स्पॉट गोल्ड में, और यहाँ पे मुझे लगता है अगर हम स्पॉट की बात करें तो करीबन 4400 तक के भी लेवल देख सकते हैं, और फ्यूचर में 4500 का लेवल रहेगा। ओके, और ऐसे में चांदी में क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या चांदी भी इसी की तरह भागती हुई दिखाई देगी या इससे ज्यादा अच्छा रिटर्न आ सकता है अब इस समय? लेकिन आज तो गिरावट दिखा रही है विदेशी बाजारों में। चांदी में मुझे लगता है कि देखिए $60 के ऊपर चांदी टिक चुकी है, तो बहुत ही अच्छे संकेत है कि ऊपर में हम वापस $65 से लेकर $68 तक का लेवल दिखा दे। हाँ, आज जरूर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि कल की बड़ी रैली की बात करें और 3.25% की बड़ी तेजी थी, तो आज हो सकता है थोड़ा दिन में गिरावट रहे। तो मे बी नीचे में 2,23,500 के करीब मिले, वहां पे लेके चलिए। 2,22,000 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 2,28,000 का लेवल फिर से मिल जाएगा। बट आज मॉर्निंग सेशन में सोनी चांदी में थोड़ा दबाव रहेगा, बट शॉर्ट करने जैसी नहीं है। नीचे में आता है फिर से लेके चलना चाहिए। ओके, तो सर कच्चे तेल को लेकर क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ ईरान की चेतावनी है और हूती हमले भी हो रहे हैं और लाल सागर में जहाजों पर खतरा अभी भी बना हुआ है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कच्चा तेल यहाँ से कहाँ जाता हुआ दिखाई दे सकता है? क्योंकि गिरावट लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। $80 के नीचे ब्रेंट आ चुका है और WTI भी $75 के नीचे है। तो ऐसे में क्या माने $70 का लेवल अब आता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर एज ऑफ नाउ मार्केट रेंज में रहने वाला है, ना ही नीचे में आई थिंक 75-76 अभी जाएगा, और ना ही ऊपर में हम 85 के ऊपर दे पाए। टेक्निकली भी हम देखें तो पहले हमने देखा कि हायर साइड पे $120 था, फिर करीबन हमने इसको 900 1009 तक का हाई देखा,
फिर नीचे 100 तक आया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टेडीली एक रेंज बाउंड आ जाएगा जो 75 से 85 के जोन में ट्रेड करना चाहिए। डेफिनेटली मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, बट अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हुतीस अब आगे कितना एस्केलेट करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में हम ब्लैक सी एरिया में रशिया यूक्रेन वाले में भी हमने देखा सिनेरियो है वो थोड़ा सा डाइजी बनता हुआ दिखाई दिया। तो बट ओवरऑल मेरे को ज्यादा बड़ा फॉल या बड़ा बड़ा जंप नहीं दिखता, मार्केट ये रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में आज के लिए अगर हम बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर थोड़ा जंप आ जाएगा 7,300 के करीब का। 7,300 350 के करीब मिले वहां पे फिर बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे के अंदर मुझे लगता है 6,800 तक का सपोर्ट रहेगा। सर क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये बातचीत जो अमेरिका कह रहा है कि हो रही है और उधर से ईरान जो है वो डिनाई कर रहा है, तो क्या लगता है कि कोई हल निकलता हुआ दिखाई देगा क्या इस साल के एंड तक, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी जब ट्रंप का मूड बदल गया तो फिर वो कुछ बोल देंगे और उसके बाद फिर से मार्केट पलट जाएगा, या कुछ स्टेबिलिटी अब आती हुई दिखाई दे रही है? देखिए फ्रैंकली डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को तो कोई सीरियसली ले भी नहीं पाएंगे हम, क्योंकि वी डोंट नो कि वो किस तरफ से मूव करेगा, क्योंकि हमेशा वो आकर बोलते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ओमान की मध्यस्थता में ईरान और ओमान में बैठक जरूर चालू है, और यहाँ पे 60 दिन का एक्चुअल एक सीज फायर की बात चल रही है जो नो टोल रहेगा। मतलब टोल की जो डिमांड थी वो अभी एटलीस्ट 60 दिन के लिए नहीं रहेगी। हाँ इन बिटवीन भी हमने देखा कि कुछ सप्लाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मूव आउट हुई है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ओमान और ईरान में बैठक हो सकती है, बट जो डिमांड यूएस की है और ईरान की है वो मुझे नहीं लगता है कि मेटलाइज होगा। बिकॉज यूएस चाहता है कि मुझे टोल में शेयर भी मिले, यूएस चाहता है कि मेरी मिलिट्री प्रेजेंस भी मिडिल ईस्ट में बनी रहे, ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में से आप बाहर निकल जाइए, टोल मैं किसी को दूंगा नहीं। तो कहने का मतलब है आगे कितना मैचअप होगा वो डिफरेंट थिंग है। बट करंटली तो यस, ईरान और ओमान की जो बैठक है वो लग रहा है थोड़ा फ्रूटफुल है, अनलेस एंड अनटिल डोनाल्ड ट्रंप के कोई नई स्टेटमेंट नहीं आए तब तक। ओके तो ऐसे में बेस मेटल्स के अंदर अजय जी क्या लग रहा है कि अब हफ्ते के आज का ट्रेडिंग सेशन है और कल का ट्रेडिंग सेशन है, तो कौन सी कमोडिटी ऐसी लग रही है आपको कि जो अच्छा मुनाफा दे सकते हैं? क्योंकि हम निकल में भी गिरावट देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव दिखाई दे रहा था निकल फंडामेंटली, और आज 2.5% के आसपास 2.25% के आसपास गिरा हुआ है। तो क्या निकल में लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी इस समय बनती हुई दिखाई देगी, या फिर जिन्होंने बाइंग किया था उनके लिए क्या रणनीति होगी? देखिए मुझे लगता है पूरे बेस मेटल में अच्छी तेजी रहेगी। जिस ढंग से हम कॉपर की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इन्वेंट्री है वो काफी बड़ा फॉल हो चुका है। जिंक के अंदर हम चाइना में फ्लड की वजह से अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी हमने सप्लाई डिस्टर्बेंस देखा है। इनफैक्ट जिंक के अंदर हम देख रहे हैं कि जो मेंटेनेंस के लिए शटडाउन है वो भी प्राइजेस को टच कर रहा है कि 400 का लेवल जल्द दिखा दे। देन निकल के अंदर नो डाउट फॉल जरूर दिखा है, बट आप इंडोनेशिया में जो सप्लाई कंसर्न्स है ये निकल को और सपोर्ट कर देगा। तो हो सकता है आज पर्टिकुलर इंटरडे की लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मे बी पॉसिबल है कि हम छोटा बहुत करेक्शन देख ले, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है। जैसे कल की बड़ी रैली के बाद कॉपर 1360-62 तक एक बार जा सकता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो बेचिए नीचे में 1360-62 तक कवर करके फिर बाय कीजिए। अदरवाइज जैसे सोने चांदी में मैं देख रहा हूँ थोड़ा पुल बैक आया फिर ले, वैसे 1360 के आसपास कॉपर लीजिए, 1355 के स्टॉप लॉस से 1380 का टारगेट रहेगा। जिंक जल्द 400 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, बट आज के लिए 390 के ड्रॉप पे लीजिए, 388 के स्टॉप लॉस से 396 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम देखिए मिडिल ईस्ट से 9% की सप्लाई हमने बढ़ता होते हुए देखी। अगर समझो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ओपन हो जाता है तो हाँ एल्यूमिनियम में थोड़ा फॉल आ जाए, बट बाकी डिमांड भी बनी हुई है। चाइना है 45 मिलियन टन के आसपास का जो प्रोडक्शन कैप लगा रखा है, ये सबसे बड़ा कारण है कि एल्यूमिनियम में कोई बड़ा फॉल नहीं आ रहा है। बट आज के लिए 344 पे लीजिए, 342 का स्टॉप लॉस लगाएगी, 350 का टारगेट रहेगा, बट 350 के ऊपर ही नई तेजी बनेगी। निकल आज सरप्राइजली बहुत ज्यादा फॉल दिखाया है, बट इंडोनेशिया से सप्लाई कंसर्न है वो टूटने नहीं देगा। तो 1620 पे लीजिए, 1610 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1640 का टारगेट रहेगा, और लेड लास्ट में एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओके तो सर ऐसे में अगर हॉर्मुज में ये अमेरिका और ईरान के बीच अगर बातचीत हो जाती है और सीज फायर जैसी स्थिति जो है वो बन जाती है अगेन, तो रुपए की चाल आप कैसे देखते हैं कि रुपया किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा? क्या एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रुपए में देखने को मिलेगी या फिर गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी?
देखिए, मुझे लगता है कि रुपए के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कच्चा तेल। हम्म। अगर सपोज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन हो जाए हम्म। और सब चीज प्रॉपर चले, तो आई थिंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसा चौक पॉइंट है। हम्म। अगर ये नॉर्मलाइज हो जाए तो कच्चा तेल $75 भी आ जाए तो इसका असर रुपए पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम्म। करंटली अगर आप देखते हैं ना, तो रुपया कहीं ना कहीं तीन इंपॉर्टेंट चीजों से घिरा हुआ है। हम्म। पहला है, हम बोल सकते हैं कि कच्चे तेल की तेजी की वजह से हमारे इन्फ्लेशन के कंसर्न्स बने हुए हैं। दूसरा, आप मान के चलिए, कच्चे तेल के बाद आ जाता है एफआईज का आउटफ्लो। हम्म। कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि एफआई आउटफ्लो, लेकिन अब कोरिया में जिस ढंग से सेल ऑफ आया है, हम्म। उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो इधर आता हुआ दिखाई देगा। अभी बहुत अर्ली है बोलना। और हम्म। तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मानसून का लेकर, क्योंकि एल नीनो का जो अब इम्पैक्ट आएगा ना, हम्म। वो अगस्त और सितंबर में ज्यादा आने वाला है। तो इनकेस अगर ये कंसर्न्स होते हैं तो डिपेंड करेगा, बट टाइमिंग रुपए आरबीआई ने इंटरवेंट भी अच्छा किया है। तो हम्म। मुझे लगता है 94-70 के आसपास का एक बेस बन जाएगा रुपए के लिए। और ऊपर में 95-60 तक का अगले 10-12 दिन मानसून देखिए, क्योंकि मानसून में एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा, तो इन्फ्लेशन का डर हमेशा लगा रहेगा। तो हम्म। कुल मिला के एज ऑफ नाउ अगले 10-12 दिन 15 दिन मुझे लगता है कि 94-70 से 95 80 के बीच में हमें रुपया ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओके। तो आपने अल्नीनो की बात की सर, तो एग्री कमोडिटीज में क्या लग रहा है आपको, अगर ये अल्नीनो का असर गहराता है? क्योंकि हम पूरा वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो कहीं सूखे की भी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अगर हम देखें तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? स्पाइसी स्पेशली पैक की अगर हम बात करें तो फिलहाल सबसे पहले तो हम हल्दी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो है वो 22,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है। और इसमें ऐसे में क्या लग रहा है कि हल्दी अब और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, या फिर यहां से कोई करेक्शन आएगा, या फिर नहीं कि यहां पर एक बार फिर से फ्रेश बाइंग इनिशिएट होगी और भाव 25,000 या 30,000 तक पहुंच जाएंगे? देखिए, हल्दी इस वक्त है ना करीबन 22,650 के करीब हम्म। ट्रेड कर रही है। पिछले साल से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में शॉर्टेज है, कैरी ओवर बिल्कुल। स्टॉक कम है। लेकिन आपको क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट इतना ज्यादा खराब है कि बार बार में हम 16,000 देखते थे फिर नीचे आते, 18,000 देखते फिर नीचे आ जाते थे। बट इस बार हम देख रहे हैं कि स्विंग का एरिया बढ़ा है, जो मोटा मोटी समझ में आता है कि 25 से 28% का स्विंग का एरिया बढ़ गया। इसका मतलब प्रोडक्शन तो ज्यादा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है मानसून को लेकर। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ जगह सूखे की जैसी सिचुएशन पड़ने लग गई है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो डेफिनेटली मुंबई में बारिश अच्छी हुई है, क्योंकि मुंबई रेंज करके जो एनसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है, वहां पे हमने भारी गिरावट देखी है कि 23-70 तक का लेवल आ चुका है। वो बता दो, मुंबई में रेंज ज्यादा है, लेकिन अब विदर्भ, मराठवाड़ा, निजामाबाद ये एरिया में देखेंगे तो बरसातें कम है। हाँ, एक्चुअल जो यील्ड है वो हमें अक्टूबर नवंबर में ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, क्या ग्रोथ है कैसे है। बट यस, मुझे लगता है कि इस बार कैरियर स्टॉक कम है। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। पाइपलाइन पूरी तरह से एम्प्टी है। और यहाँ से हो सकता है कि प्राइजेस, समझो, मैं तो वैसे 23,000-24,000 का लेवल देख रहा था, हम्म। पर टेक्निकली लग रहा है कि 28,500 का लेवल भी दिखा दे। पर ध्यान रखिए कि 22-23 के ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो कि मैं ले हम्म। तो बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव रेंज हम्म। में आ चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी। बिल्कुल। तो हम्म। मुझे लगता है जब तक ये 19,500 के ऊपर मेंटेन है, ऊपर में डेफिनेटली 23,500-24,000 का लेवल मिले, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके ऊपर स्पेकुलेटिव मूव रहेगा, वो आपके हाथ में भी नहीं आएगा और हम्म। भी आप नहीं कैप्चर कर पाओगे। ठीक है। तो ऐसे में सर जीरे को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि जीरा भी एक अब बार अपनी चमक फिर से दिखा तो रही है, 21,000 के ऊपर वो भी निकल चुका है। उसके फंडामेंटल क्या कहते हैं? क्या लग रहा है कि अब इसके ऊपर भी जिस तरीके की अभी बारिशें हो रही हैं, इसका कितना एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, पहला चीज तो जीरे की स्विंग तो अभी हम अक्टूबर लेट में देखेंगे। हम्म। तो अभी तो कुछ बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है सप्लाई साइड में। हम्म। हाँ, कैरियर स्टॉक अच्छा खासा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम्म। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जम तो नहीं दिख रहा है। हाँ, हम्म। ये जरूर देखा है कि हल्दी चल गई, धनिया चल गया, तो बिल्कुल। लोग एक सेंटीमेंट में आ जाते हैं, अरे जीरा भी चल जाएगा। बट हम्म। जीरे में कैरियर स्टॉक बहुत अच्छा है। चाइना सबसे बड़ा बायर है। चाइना अभी कोई बाइंग के मूड में नहीं, क्योंकि चाइना की खुद हम्म। की फसल अच्छी है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा जम रहे। हाँ, 20,400-500 नीचे का सपोर्ट है, 21,800 ऊपर में रेजिस्टेंट है। ये रेंज में ही जीरा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हम्म। तो सर धनिया की अगर हम बात करें तो इसकी भी बैलेंस शीट तो काफी टाइट दिख रही थी, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव थे, लेकिन ये बाजार रुक सा गया है 15,000 के आसपास आकर। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं ज्यादा दिखाई दे रही और अब फिर आज भी हम देख रहे हैं कि गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसे में धनिया को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए?
धनिया अगस्त फायदा एक्सपायरी तक मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि एफईडी का माल हमारे पास अगस्त और सितंबर में काफी है। ओके। सेकेंडली, जो हम रशियन धनिया की बात करते हैं उसकी भी ऑर्डर बुक्स है सामने, पाइपलाइन में आएगा, तो अगस्त सितंबर मेरा मानना है थोड़ा करेक्शन लेगा ये। ओके। तो अगर हम नेक्स्ट मंथ मतलब अक्टूबर मंथ की बात करें तो 16,100 के करीब है। हो सकता है जब तक ये 16,800 का लेवल नहीं काटे, नीचे में 15,000 15,200 तक का लेवल दिखा दे, वो एक अच्छा मौका रहेगा फिर से री एंटर करने का। बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट है, जो ऊपर में इसको 20,000 का लेवल भी दिखा दे, बट समय लगेगा इसको। अभी महीना भर तो मुझे लगता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ नया ट्रिगर नहीं आता है। मेरा मानना है कि धनिया 16,800 के नीचे 15,000 तक का तो लेवल बैर मिनिमम दिखाना चाहिए अक्टूबर में। तो अजय जी, जो इन्वेस्टर चूक गए हों इसमें स्पाइसेस में मुनाफा कमाने से, जैसे कि हल्दी तेज हो चुकी है और जीरा भी ऑलरेडी अपसाइड में ही है, तो ऐसे में क्या धनिया के ये लेवल्स आपको लगते हैं अट्रैक्टिव है? यहाँ पर बाइंग बना लेनी चाहिए, स्लोली स्लोली सही मार्केट ऊपर आएगा ग्रेजुअली, तो यहाँ पर एक पोजीशन बना के रख ले और प्रॉफिट जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिले। धनिया ये साल मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है, बट करंट लेवल पे नहीं। आप इसको समझो 15,000 अक्टूबर वायदा मिलता है ना, 15,200, वो एक लेने का अच्छा मौका रहेगा, जो ऊपर में फेज मैनर में 17.5 18.5 20 ऐसे करके फेज मैनर में ये मूव करेगा। बट ओवरऑल धनिया यस, थोड़ा करेक्शन आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा लेने के लिए। यानी कि 1,000 रुपए की करेक्शन समझे यहाँ से, क्योंकि 16,196 के आसपास हम अक्टूबर वायदा देख रहे हैं, अगर वो 15,200 के आसपास आए तो ही एक अच्छी रणनीति होगी बाइंग के लिए। बिल्कुल, मेरे को लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, चल के बाय नहीं करना चाहिए। और सर, गुआर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? आज गुआर फिर से अच्छी तेजी दिखा रहा है, गम 2% बढ़ चुका है और सीड भी 0.25% के आसपास की तेजी के साथ है। तो क्या लगता है कि जो ये करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है, अब यहाँ पर एक बार फिर से पोजीशन बना लेनी चाहिए, क्योंकि 6100 के ऊपर फिर निकल चुका है, 6150 के ऊपर इनफैक्ट अगस्त वायदा, तो सितंबर तो 6300 के करीब जाने की कोशिश में है। तो क्या लगता है कि इसके अंदर सितंबर वायदा में क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें, और या क्या यहाँ पर बाइंग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है कि गवार गम अभी 12,000 के ऊपर सितंबर वायदा करंटली बहुत ही अट्रैक्टिव है, यहाँ पे लेके चलिए 11,700 के स्टॉप लॉस से 12,800 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। यहाँ पे आप देखिए बैलेंस शीट भी काफी टाइट है, सोइंग के नंबर्स भी जैसे गुजरात के जो पूरे आ गए हैं, वो कहाँ पे शॉर्टेज ही दिखा रहा है, तो मुझे कोई ज्यादा बड़ा रिस्क तो नहीं लग रहा है। गवार एज ऑफ नाउ 12,800 ही है, बट जाने में इसके बियॉन्ड भी ये जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं गवार सीड की भी अगर हम बात करें तो अगस्त मंथ बार बार में हम चूक रहे थे 6200 के ऊपर, लेकिन अब अगर आप सितंबर देखोगे तो 6,000 का बेस बना चुका है, तो 6250 पे ये 6,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6600 का टारगेट हम आराम से देख पाएंगे। तो गवार शीट गवार गम दोनों में तेजी है, बट गवार गम मुझे लगता है कि पहले ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा रादर देन गवार सीड, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड अब इंप्रूव होते हुए दिखाई दी। ओके। चल सर, चलते चलते एक लास्ट कमोडिटी और बता दीजिए, कॉटन ऑयल सीड केक, इसमें क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है कि अपसाइड मोमेंटम अब शुरू हो चुका है? जिस तरीके से हम कॉटन में भी तेजी आते हुए देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें एक अपसाइड मोमेंटम बनेगा यहाँ पर? मुझे लगता है अपसाइड मोमेंटम खत्म होने का समय आ चुका है। अच्छा। पिछले साल हमने नवंबर दिसंबर में जब 2850 2900 का भाव था, तब हमने बोला था कि 4,000 से 4,150 तक का ये जंप दे सकता है, और एग्जैक्टली हम देख रहे हैं इस वक्त अगर आप अगस्त वायदा देखेंगे तो 4,150 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये लेवल से आपको लेना नहीं चाहिए। हो सकता है यहाँ से वॉलिटिलिटी के चलते आपको 4350 44 का लेवल मिल जाए, बट प्री प्रैक्टिकल कि आप देखोगे फिजिकल में डिमांड ही नहीं है। बचपन में हमने जो कहानी सुनी थी ज्यादा बड़ा लालच मिलेगा तो कौन मुझे, तो यहाँ पे अगर कोई आपके सामने 44 4100 4200 में जो ले रहा है ना, वो लालच आना चाहिए, उसके लिए कोई फंडामेंटल मेरे पास अभी नहीं है। मुझे लगता है कि ये मात्र महीने भर की बात है कि यहाँ पे भाव टिके, लेकिन यहाँ से डिमांड नहीं आ सकती। इनफैक्ट मेरा मानना है कि सितंबर वाला वायदा थोड़ा भी अगर रिकवर आ जाए 4,000 के करीब, तो उल्टा सितंबर है अक्टूबर है आगे के फ्यूचर्स को बेचो, नीचे में 3200 तक के लेवल मिलेंगे। तो करंट लेवल से कॉटन सीड ऑयल केक में बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से 200 रुपया 150-200 रुपए का स्पाइक ऊपर की तरफ आ भी जाए, बट ये ट्रैप है, इस ट्रैप में नहीं फंसना। नीचे वापस आपको 3500 3480 3200 ये लेवल जल्द वापस देखिए। ओके।
बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने अजय जी को सुना, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि आपको किसी भी कमोडिटी में आ रही तेजी के ट्रैप में नहीं फंसना है, लेवल्स को ध्यान में रखना है कि कौन से लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मार्केट टाइम्स टीवी देखते रहना है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स डेली 11 बजे हमारे आपके साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि कौन सी कमोडिटी आपको आने वाले दिनों में मुनाफा दे सकती है और किस कमोडिटी में आप किन लेवल्स पर खरीदारी या बिकवाली करके चल सकते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं सोने की तरफ, क्योंकि सोने की कीमतों में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली है और सोना करीब 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर जा पहुंचा है। और इस तेजी की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज को दोबारा खोलने की संभावित कूटनीतिक पहल, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में कमजोरी रही। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और ओमान के बीच एक संभावित समझौते की चर्चा है, जिसका उद्देश्य तेहरान और वाशिंगटन के बीच पिछले 5 महीनों से जारी तनाव को कम करना है। प्रस्तावित समझौते के तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के संचालन को लेकर नई व्यवस्था बनाई जा सकती है और इस खबर के बाद विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव देखने को मिला। तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई को लेकर चिंता कुछ कम हुई और इसके चलते इन्वेस्टर्स ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आगे ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना का अनुमान भी घटा दिया है। अब बाजार सितंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना करीब 55% मान रहा है, जबकि 2 दिन पहले यह संभावना 67% थी। इसी दौरान अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में नरमी और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली। कमजोर डॉलर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए सोना अपेक्षाकृत सस्ता हो गया, जिससे गोल्ड की डिमांड को सपोर्ट मिला। हालांकि बाजार की अगली बड़ी नजर अब अमेरिका के नॉन फॉर्म पेरोल आंकड़ों पर है और इससे पहले जारी एडीपी रोजगार रिपोर्ट में जुलाई के दौरान निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रहने के संकेत मिल चुके हैं। कहा जा रहा है कि यदि अमेरिकी रोजगार आंकड़े कमजोर आते हैं तो फेड पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव और कम हो जाएगा, जिससे सोने की कीमतों को आगे भी सपोर्ट मिलता रहेगा। हालांकि फेड गवर्नर लिसा कुक ने संकेत दिया है कि यदि महंगाई उम्मीद के मुताबिक नहीं घटती है तो केंद्रीय बैंक भविष्य में फिर से ब्याज दरें बढ़ाने के लिए तैयार रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और फेड की नीति ही सोने की कीमतों की अगली चाल तय करेंगे। सोने के बाजार में जहां इन्वेस्टर्स ने सुरक्षित निवेश की तरफ रुख किया और गोल्ड 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर जा पहुंचा, वहीं अब रुख करते हैं कच्चे तेल के बाजार का, क्योंकि जिस हॉर्मुज की खबरों ने सोने को सहारा दिया, उसी घटनाक्रम का उल्टा असर कच्चे तेल पर आ गया। ईरान ओमान वार्ता में प्रगति की उम्मीद से तेल की कीमतें लुढ़क गई, लेकिन मध्य पूर्व में तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ऐसे में जानते हैं कि आखिर कच्चे तेल के बाजार में क्या चल रहा है और कच्चे तेल के बाजार से बड़ी खबर क्या सामने आई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लगातार ऊपरी स्तर पर बने रहने के बाद अब कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ गई और इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान और ओमान के बीच बढ़ती बातचीत और हॉर्मुज को लेकर पॉजिटिव संकेत हैं। लेकिन दूसरी ओर हूती हमले, अमेरिकी ईरान तनाव और मध्य पूर्व की अनसर्टेनिटी अभी भी बाजार पर भारी पड़ रही है और ऐसे में सवाल है कि क्या तेल की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी या फिर बाजार में एक बार फिर तेजी लौट सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो यहां पर गिरावट जारी रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आज वीरवार को भी गिरावट देखने को मिल रही है और बाजार में नरमी की सबसे बड़ी वजह ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जो अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 5 महीनों से जारी तनाव को खत्म करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। प्रस्ताव के तहत हॉर्मुज से खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाजों की निगरानी और संचालन में ईरान की बड़ी भूमिका हो सकती है। सारी लड़ाई हॉर्मुज को लेकर हो रही है और हॉर्मुज क्योंकि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी मार्ग है और जहां से वैश्विक कच्चे तेल और एलएनजी व्यापार का 20% हिस्सा जाता है। ऐसे में अगर ये रास्ता सामान्य रूप से खुल गया तो तेल सप्लाई को राहत मिल सकती है और कीमतों पर दबाव आ सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि हॉर्मुज को लेकर कोई समझौता जल्द हो सकता है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि वे दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग का नियंत्रण ईरान को देने के पक्ष में भी नहीं है। यानी कि बातचीत तो आगे बढ़ रही है, लेकिन अंतिम समझौते तक पहुंचना भी आसान नहीं दिख रहा। इस बीच ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ कोई नया सैन्य हमला किया तो पूरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे को वो निशाना बनाएगा। इस बयान के बाजार में आने से अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है, यानी कि अनसर्टेनिटी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने भी यह दावा कर दिया है कि उन्होंने लाल सागर के यनूब बंदरगाह के पास और अदन की खाड़ी में 2 सऊदी तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले किए हैं।
हालांकि सऊदी अरब ने इन हमलों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो कहा जा रहा है कि जब तक लाल सागर में जहाजों पर हमलों का खतरा बना रहेगा, तब तक मध्य पूर्व में समुद्री व्यापार पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि तेल बाजार में गिरावट के बावजूद रिस्क का प्रीमियम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ाने वाली एक और बड़ी वजह आपको बता दें कि अमेरिका के कच्चे तेल के भंडार भी हैं। EIA के अनुसार 31 जुलाई को सप्ताह समाप्त हफ्ते में अमेरिका का कच्चे तेल का भंडार 25 लाख बैरल बढ़ गया है और 40 करोड़ 70 लाख बैरल पहुंच गया, जबकि बाजार को उम्मीद थी 15 लाख बैरल की। भंडार बढ़ने की वजह से रिफाइनरियों में प्रोसेसिंग का काम थोड़ा कम हुआ और आयात में बढ़ोतरी रही। उम्मीद से ज्यादा स्टॉक बढ़ने का मतलब यह है कि फिलहाल मांग अपेक्षा से कमजोर है, जिससे तेल की कीमतों पर दबाव है। यानी एक तरफ ईरान ओमान वार्ता और हॉर्मुज को लेकर उम्मीदें तेल बाजार को सपोर्ट दे रही है, तो दूसरी तरफ हूती हमले और अमेरिकी ईरान तनाव और बढ़ते अमेरिकी तेल भंडार बाजार को लगातार अनस्टेबल कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता हो पाता है, क्योंकि यही आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों की अगली दिशा को तय करेगा। तो बहरहाल कमोडिटी बाजार से जो अपडेट्स आ रहे थे उसको हमने आपको बताया, और कमोडिटी बोर्ड रूम में हमने आपको यह भी बताया कि आप आज कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने जैसे कि अजय जी को सुना, जिनका साफ कहना था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेवल्स को ध्यान में रखें। तो फिलहाल इसी तरीके की और खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर। फिलहाल कमोडिटी बोर्ड रूम में इतना ही।